Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. A has a residential property, details of which are given below. म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है उसका 1,15,000. रेंट रिसीवेबल पर मंथ, महीने का जो रेंट मिलने वाला है वो 10,000 है. और यहाँ पर लिखा है लास्ट में द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द ईयर. रेंट रिसीवेबल है मतलब हमने प्रॉपर्टी भाड़े से दिया, तो ये एक लेट आउट प्रॉपर्टी है, एसओपी नहीं है. एक खुद उस घर में नहीं रहता है. अगर हमको रेंट मिल रहा है इसका मतलब हमने घर भाड़े से दिया है. So it's a let out property which has remained vacant for 1 month during the year. ये लेट आउट प्रॉपर्टी है जो साल में एक महीना क्या है वैकेंट पड़ा हुआ है. द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर पेड बाय ए ओनर है, तो उसने कौन सा खर्चा किया? म्यूनिसिपल टैक्सेस. यस, ये तो ओनर को ही पेड करना चाहिए तभी मिलता है डिडक्शन. दूसरा है कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस, वाइट वॉशिंग. अभी हमने देखा है ऐसा कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, इसके बदले में एक ही डिडक्शन मिलता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. सो विद द बैकग्राउंड दिस क्वेश्चन विल बिकम सिंपल. क्या क्या दिया है? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, रेंट रिसीवेबल दिया है, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस लिखा हुआ है कि ओनर ने पेड किया हुआ है, फिर ओनर ने और कौन सा खर्चा किया? कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस, वाइट वॉशिंग. So just now we have discussed this. These expenses will not be allowed. Instead of this, there is a single deduction called as what? Standard deduction. इसके बदले में सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलने वाला है और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%. और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो एक महीना वैकेंट है. So we'll start with the solution. नेम ऑफ द असेसी यही सिर्फ चेंज होते रहेगा मिस्टर ए. बाकी ये तीन चीजें आपको पता है सेम रहेगी, फिक्स रहेगी. दिस इज फिक्स फॉर ऑल द क्वेश्चन. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखना होता है. फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,15,000. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,15,000. ए और बी विच एवर इज हायर, ए और बी विच एवर इज हायर. फिर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल. दैट मीन्स वी कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट, वी कैन चार्ज एनी अमाउंट रेंट. सी और डी, इसमें से लिमिट है ही नहीं, तो हम लोग उस हाईवे से किसी भी स्पीड से जा सकते हैं. तो यहाँ पर आ गया 1,15,000. रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट. सो 1,15,000. अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट के साथ. क्या दिया एक्चुअल रेंट? तो महीने का रेंट 10,000 है, महीने का रेंट 10,000 है. और प्रॉपर्टी एक महीना वैकेंट, हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ. एक महीना प्रॉपर्टी वैकेंट है, मतलब हमको 11 महीने का रेंट मिला है. सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, इट विल बिकम 1,10,000. इट विल बिकम 1,10,000. अभी अगर आप देखोगे तो दिखने के लिए ये 1,15,000 ज़्यादा दिख रहा है. हमको यहाँ पर लिखना होता है ग्रॉस वैल्यू 1 और 2 विच एवर इज हायर. ग्रॉस वैल्यू 1 और 2 विच एवर इज हायर. फिर भी हमने यहाँ पर लिखा है 1,10,000. हाउ इट कम्स? तो ये 1,15,000 साल का है, 1,15,000 साल का है और ये सिर्फ 11 महीने का है. अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता, अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो हमको 12 महीने का रेंट मिलता. और 12 महीने का रेंट कितना होता है? 1,20,000. 12 महीने का रेंट कितना होता है? 1,20,000. मतलब ये जो 1,10,000 है वो सिर्फ वैकेंसी की वजह से, प्रॉपर्टी खाली रहा है इसलिए कम है. अगर वो प्रॉपर्टी खाली नहीं होता तो ये 1,20,000 होता. इसका मतलब यही अमाउंट ज्यादा है. एंड देयरफॉर वी हैव टू राइट ग्रॉस वैल्यू 1,10,000. आप उसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो. ये महीने का पर मंथ 10,000 है. यूज योर कैलकुलेटर. 1,15,000 को डिवाइड करो 12 से, 1,15,000 को डिवाइड करो 12 से. यूज द कैलकुलेटर. मैंने आपको बोला हर लेक्चर में आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए. 1,15,000 को डिवाइड करोगे 12 से तो आंसर आता है 9,583. मतलब ये महीने का 9,500 है और ये महीने का 10,000 है. तो 9,500 से 10,000 हमेशा बड़ा ही होता है. तो ये आ गया 10,000. फिर से एक बार ये वाला कंसेप्ट. रीजनेबल लेटेबल वैल्यू 1,15,000 दिख रहा है, एक्चुअल रेंट 1,10,000. दिखने के लिए 1,15,000 ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा ग्रॉस वैल्यू का आंसर जो है, ग्रॉस वैल्यू का आंसर जो है वो 1,10,000 है. क्यों? क्योंकि ये अगर प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता,
अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट जो होता है वो कितना होता, 1,20,000। एक्चुअल रेंट कितना होता, 1,20,000। तो एक्चुअल रेंट सिर्फ वैकेंसी की वजह से कम दिख रहा है, अदरवाइज ये ज्यादा है, क्योंकि ये 9,500 है और ये महीने का 10,000 है। तो 9,500 से 10,000 हमेशा बड़ा ही होता है। तो हमारा ग्रॉस वैल्यू आ गया 1,10,000। लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर लिखा है यहाँ पर, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड बाय ए। म्यूनिसिपल टैक्स भरा हुआ है 10,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10,000. So 1,10,000 minus 10,000, your net annual value becomes 1 lakh. Your net annual value becomes 1 lakh. Less deduction under section 24. तो ये 1 लाख का 30%, ये 1 लाख का 30%, that comes to 30,000. तो यहाँ पर no separate deduction will be allowed for collection charges, insurance, whitewashing and paint as it covers under standard deduction. हमने लेक्चर की शुरुआत में ये थियरी पार्ट पढ़ा है। तो क्वेश्चन में ये जो दिया है कि मिस्टर ए ओनर ने कलेक्शन चार्जेस पर खर्चा किया है, इंश्योरेंस पर किया है, वाइट वॉशिंग एंड पेंट पर किया है, इस चीज का कोई डिडक्शंस नहीं आता है, बिकॉज एक्ट डज नॉट अलाउड एनी सच एक्सपेंसेस। तो एक्ट में लिखा है सिर्फ और सिर्फ एक लमसम डिडक्शन मिलेगा, और वो कितने परसेंट का होगा, 30%। किस चीज का 30%, एनएवी का। सो 1 लाख का 30% दैट कम्स टू 30,000। पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है, so 1 lakh minus 30,000, that becomes 70,000. That is income from house property. Income from house property. Question number 4. Mr. Sunit is the owner of house property. 1/3 of the house is used for business. So this is the important line of this question. 1/3 of the house is used for business. तो इसके लिए हम लोग थियरी देखने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इस लाइन का मतलब होगा और इम्प्लीकेशंस होगा। एंड द रिमेनिंग इज लेट आउट एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ। सो 1/3 अगर लेट आउट सर बिजनेस के लिए है तो बचा हुआ होगा 2/3, 2 डिवाइड बाई 3। सो बचा हुआ रिमेनिंग दैट इज 2/3 इज लेट आउट, मतलब ये लेट आउट प्रॉपर्टी भाड़े से दिया हुआ है, उसका कैलकुलेशन एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह होगा। द प्रॉपर्टी वॉज वैकेंट फॉर 4 months। तो हमने कल जो क्वेश्चन किया था सिमिलर, वैकेंसी आ गया 4 महीने का। तो यहाँ पर आपके पास दो कंसेप्ट तो यहाँ पर ही हो गया कि 1/3 जो है वो यूज किया हुआ है बिजनेस के लिए, द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इज लेट आउट, और उसमें से भी 4 महीना प्रॉपर्टी क्या है, वैकेंट है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, फॉलोइंग इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सो पूरे प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स भरा हुआ है 1,500। इंटरेस्ट ऑन फंड बोरोड्स फॉर रिपेयर्स, तो फंड्स बोरोड कर्जा लिया था किसके लिए, रिपेयर्स के लिए, इट्स अ वैलिड रीजन। रिपेयर्स बॉर्न बाय द टेनेंट, ऐसा कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता, हमने देखा था सेक्शन 24 में। ओनली एक्सपेंडिचर और ओनली डिडक्शन अलाउड इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है पूरे प्रॉपर्टी 48,000। मिस्टर सुनीत रिसीव्स ड्यूरिंग द ईयर अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 2015-16 रुपीज 1,000। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द आंसर हम लोग ये 3 कंडीशंस चेक कर लेंगे, थियरी में पढ़ लेंगे, तो हमको ये ज्यादा बेहतर होगा क्वेश्चन समझने के लिए। पहला कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, दैट इज 1/3 ऑफ द हाउस इज यूज्ड फॉर बिजनेस, तो उसका क्या करना है। दूसरा कंसेप्ट है कि प्रॉपर्टी लेट आउट है, उसमें से 4 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो उसका क्या करना है। और तीसरा है दैट सुनील रिसीव्स द अनरियलाइज्ड, तो अनरियलाइज्ड रेंट का क्या करना है। सो विल गो थ्रू द 1 by 1 कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट जिसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एन एनालिसिस ऑफ सेक्शन 22 इंडिकेट्स दैट, सेक्शन 22 क्या था, हाउ टू डिटरमिन द एनुअल वैल्यू। प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करते वक्त 3 कंडीशंस थे, 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन था प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपेरेंट देयर टू, दैट इज अटैच देयर टू, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और उसके अटैच वाली लैंड होनी चाहिए। दूसरा है द प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन बाय द एसएससी। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे इस क्वेश्चन के लिए लागू होता है, द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द ओनर, द प्रॉफिट्स विच आर टैक्सेबल। वो प्रॉपर्टी
शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, ओनर ने ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर वो अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो उतना पोर्शन क्या नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट नहीं होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज इफ ही इज कैरिंग आउट द बिजनेस और प्रोफेशन द इनकम ऑफ विच इज टैक्सेबल एज इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें 1/3 प्रॉपर्टी है, that 1/3 portion will not be considered as income from house property, that will be considered as income from business and profession के लिए चला जाएगा। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, इन केस अ लेट आउट प्रॉपर्टी, जो 2/3 प्रॉपर्टी है वो लेट आउट प्रॉपर्टी भाड़े से दिया हुआ है। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी विच वाज वैकेंट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग ईयर, कुछ समय के लिए अगर वो खाली पड़ा है, बेसिकली द एनुअल वैल्यू इज सेम एज इन केस ऑफ एलओपी। एनुअल वैल्यू हम लोग उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीजनेबल लेटेबल वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए? तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हमारा कैलकुलेशन कैसे होता है? रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, ये लेट आउट प्रॉपर्टी, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, 1 और 2, RLV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज अवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो वैसे ही कैलकुलेट होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ, बट विथ वन एक्सेप्शन दैट if actual rent is lower than RLV, अगर हमारा एक्चुअल रेंट रीजनेबल लेटेबल वैल्यू से कम आ रहा है ड्यू टू सच वैकेंसी ओनली, वैकेंसी की वजह से कम दिख रहा है, कम आ नहीं रहा, कम दिख रहा है, देन एनुअल वैल्यू इज टेकन एज द एक्चुअल रेंट। तो हमारा एनुअल वैल्यू जो है वो एक्चुअल रेंट ही आएगा कम होने के बावजूद भी, क्योंकि वो कम सिर्फ किसकी वजह से होगा? वैकेंसी की वजह से। वही तो हमारा सेकेंड वाला कंसेप्ट वहां पर। तीसरा कंसेप्ट जो हम लोग वहां पर देखने वाले हैं कि रिपेयर्स, कलेक्शन चार्जेस, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, ऐसा कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं होगा, चाहे वो खर्चा ओनर करे चाहे टेनेंट करे, ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन होगा, कौन सा वाला? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दिस इज एडॉप लमसम, लमसम अमाउंट इक्वल टू 30% ऑफ NAV। एंड द लास्ट कंसेप्ट which is there in the question कि हमको जो एरियर्स मिला है, पिछला बाकी रेंट का अमाउंट जो मिला है, पिछला बाकी वो है, वो कैसे टैक्सेबल होगा? एज पर सेक्शन 25A इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। जिस साल में मिला है उस साल में टैक्सेबल होगा, और जितना मिला है उसमें से 30% का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। एंड इट इज टैक्सेबल इवन इफ द असेसी इज नॉट ओनर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसीट्स। ये लाइन आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट। जिस साल वो पैसा मिला है उस साल अगर वो ओनर नहीं भी है तो भी वो टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज अ एक्सेप्शन टू द रूल सेक्शन 22। अभी हमने 22 में देखा था, एक रूल है कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन बाय द असेसी, जिसको पैसा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ही मस्ट बी द ओनर। लेकिन अगर एरियर्स ऑफ रेंट है, एरियर्स ऑफ रेंट है, अनरियलाइज रेंट है, तो जिस साल में मिल रहा है उस साल वो टैक्सेबल होगा, और असेसी उस वक्त ओनर भी नहीं होगा, देन आल्सो इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो विद दिस बैकग्राउंड विल डिस्कस द क्वेश्चन। तो मैंने सारे कंसेप्ट्स जो है, देखो टैक्सेशन का क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होगा प्रोवाइडेड यू नो द रूल्स। आंसर दिखने के लिए सिंपल ही होगा हमेशा, बट देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर लेट डाउन इन द एक्ट। वो एक्ट में जो रूल्स है उसके हिसाब से ही वो सॉल्व होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको फॉर्मेट पता है, नेम ऑफ द असेसी, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज करना है, मिस्टर सुनीत यहाँ पर आ गया, बाकी ये 3 लाइन तो सेम ही होंगे, आपको पता है। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड लीगल स्टेटस। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पहले सबसे क्या लिखेंगे? पहले फेयर रेंट, वो तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, यहाँ पर आंसर आ गया 32,000। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू कितना दिया था? 48,000। तो हमारा 32,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि 1/3 ऑफ द हाउस इज यूज फॉर बिजनेस, वो अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है 1/3, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सो 1/3 अगर चला गया तो बचा कितना? 2/3। 1/3 अगर चला गया तो बचा कितना? 2/3। 3 में से 1 पार्ट। अभी मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जब हमारा ऑफलाइन क्लासरूम वगैरह था तो मुझे बताया था, एक स्टूडेंट ने पूछा था सर वो 2/3 कहाँ से आया, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/3 का मतलब होता है 1/3।
सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो एक प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए हैं, उसमें से एक हिस्सा हम लोग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर हमने प्रॉपर्टी के 3 टुकड़े किए हैं तो उस 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा हम लोग हमारे खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगा। तो 3 में से बचे कितने? 2, तो उसका मतलब 2/3। सो 48,000 का 2/3, 48,000 का 2/3 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दैट इज 32,000। ए और बी विच एवर इज हायर, ए और बी विच एवर इज हायर, दैट इज अवर सी पार्ट। उसको कंपेयर किससे साथ करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कुछ लिमिट वगैरह है तो उसको लिखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं है, तो कुछ लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे रेंट चार्ज कर सकते हो। तो ये आ गया 32,000 सेम, रीजनेबल रिलेटेबल वैल्यू 32,000, यहाँ पर कोई लिमिट है नहीं, तो जितना रेंट आप चार्ज कर सकते हो वो सब आ गया, तो 32,000। नाउ एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कैसे है? तो बचा हुआ जमीन, बचा हुआ प्रॉपर्टी हमने भाड़े से दिया हुआ, कितना भाड़े से दिया है? 3,000 पर मंथ, महीने का 3,000, तो पूरे साल भर में 12 महीना होता है तो 36,000 होगा। लेकिन प्रॉपर्टी कितना महीना वैकेंट है? 4 महीना वैकेंट है, तो 12 में से 4 चला गया तो 8 ही महीने का रेंट मिला। 12 में से 4 महीना वैकेंसी चला गया तो हमको 8 महीने का रेंट मिला। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज 24,000। अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना कैसे होता है? 1 और 2 विच एवर इज हायर। 1 क्या है? ये रीजनेबल रेटेबल वैल्यू, 2 क्या है? ये दोनों में से जो ज्यादा आएगा वो आएगा। अभी 32,000 दिख रहा है आपको ज्यादा, तो ये आना चाहिए था 32,000, लेकिन 24,000 ही आया। क्यों आया? अभी हमने दूसरा एक्सप्लेन किया था पॉइंट कि अगर हमारा एक्चुअल रेंट आरएलवीसी कम है ड्यू टू वैकेंसी ओनली, वैकेंसी की वजह से कम दिख रहा है, तो हमारा एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट आएगा। हम लोग चेक करते हैं कि वैकेंसी की वजह से ही कम दिख रहा है क्या। अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो 8 की जगह पर 12 होता, प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो ये 8 की जगह पर 12 महीना होता, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 36,000 हो जाता, मतलब 32 से 36,000 ज्यादा ही होता। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्चुअल रेंट कम दिख रहा है ये सिर्फ वैकेंसी की वजह से कम दिख रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो ये 36,000 होता, तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट इज मोर देन द आरएलवी, एंड देयरफॉर आवर ग्रॉस रेंट वैल्यू इज 24,000। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अभी ये हमारा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है सेम टाइप का। सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर्टी फोर्थ वाला सेम था, कल का क्वेश्चन भी सेम था, और दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग, सो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम इन दिस नाउ। होप आपको ये समझ में आ रहा है, ये ज्यादा 24,000। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये 32,000 है पूरे साल का और ये 8 महीने का। अगर ये 12 महीने का होता तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 36,000 होता, मतलब 32 से 36 ज्यादा ही होता, मतलब 24,000 यही ज्यादा है, एंड देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 24,000। नाउ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 24,000, उसमें से क्या होगा? लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। तो क्वेश्चन में देखो दिया है कि म्युनिसिपल टैक्सेस, यस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो 1500 तो पूरे प्रॉपर्टी का भरा है। म्युनिसिपल टैक्स को हम लोग 1/3 और 2/3 नहीं भर सकते, भरना तो हमको जो भी भरना है वो पूरा प्रॉपर्टी का भरना है, तो 1500 हमने पूरे प्रॉपर्टी का भरा। अभी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट करते हैं, 1/3 तो वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो वो बिजनेस में चला जाएगा, तो बचा हुआ खाली 2/3 ही आएगा। तो 1500 का 2/3, 1500 का 2/3, दैट कम्स टू 1,000 रुपीज। सो 24,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया 23,000। तो आपका आंसर आ गया 23,000। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड फॉर रिपेयर्स। इंटरेस्ट उस कर्जे का जो कर्जा हमने किसके लिए लिया था? रिपेयर्स के लिए लिया था। हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था कि कर्जा किस चीज के लिए होना चाहिए, कौन से 5 रीजन के लिए होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड रिकंस्ट्रक्शंस। फिर से एक बार, एक्विजिशन मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो उसमें से यहाँ पर कौन सा रीजन है? रिपेयर्स है, तो इट्स अ वैलिड रीजन। तो रिपेयर्स के लिए अगर हमने कर्जा लिया तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 6,000, ये 6,000 तो पूरे प्रॉपर्टी का हुआ, उसमें से अभी हमको सिर्फ 2/3 लेना है। 6,000 जो है वो पूरे प्रॉपर्टी का हुआ, तो 6,000 में से सिर्फ कितना आएगा हाउस प्रॉपर्टी के लिए? 2/3 ही आएगा, क्योंकि हम लोग 2/3 पोर्शन ही कैलकुलेट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सो 4,000। फिर उसके बाद रिपेयर्स बॉर्न बाय टेनेंट, रिपेयर्स, कलेक्शन चार्जेस, ऐसा खर्चा चाहे ओनर करे चाहे टेनेंट करे, ऐसा कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर
उसकी जगह पर कौन सा डिडक्शन मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट होगा? 30%। सो 23,000 का 30%, दैट कम्स टू 6,900, दैट कम्स टू 6,900। तो एक ही डिडक्शन अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसके अलावा सिर्फ एक्स्ट्रा एक डिडक्शन है, दैट इज इंटरेस्ट। बाकी कलेक्शन चार्जेस, ग्राउंड रेंट पेड, इंश्योरेंस, व्हाइट वॉशिंग पेंट, ऐसा कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में से क्या क्या हुआ? म्यूनिसिपल टैक्स भी हमने ले लिया। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन हमारा बाकी रहता है। म्यूनिसिपल ग्रॉस वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 1500 पूरे प्रॉपर्टी का है, उसमें से 2/3 वो कितना है? 1000। सो 24,000 में से 1000 माइनस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ गया हमारा 23,000। उसका 30% कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट कम्स टू 6,900। एंड इंटरेस्ट 6,000 का 2/3 क्यों किया? क्योंकि 1/3 जो है पोर्शन किसके लिए यूज किया? बिजनेस के लिए। हाउस प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 2/3 ही हो गया, 4,000। 6,900 प्लस 4,000, टोटल इज 10,900। 23,000 में से 10,900 माइनस करेंगे तो हमारा इस साल का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अभी क्वेश्चन में और एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, मिस्टर सुनीत रिसीव्स ड्यूरिंग द ईयर अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 15-16। अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी अनरियलाइज रेंट है, राइट, एरियर्स ऑफ रेंट है, तो जिस साल रियलाइज होता है उस साल टैक्सेबल होगा, और उसमें से 30% का डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर एड अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 1,000 रुपीज लेस डिडक्शन, कितना परसेंट डिडक्शन? 30%। 1,000 का 30%, दैट कम्स टू 300, तो यहाँ पर 700। 12,100 प्लस 700, दैट कम्स टू 12,800। नोट लिखा है हमने यहाँ पर, 1/3 of the house owned by Mr. Sunit used for business is not chargeable under the head income from house property. Income from, question number 5. Mr. Mehra owns a house at Delhi which is let out. देखो क्वेश्चन में लिखा ही इज ओनर, लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा एलओपी की तरह कैलकुलेशन आएगा। फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 24,000, कौन सा वैल्यू दिया है? फेयर रेंट दिया है। whereas the actual rent received is 30,000. Actual rent received कितना है? 30,000. He also received rupees 10,000 from the tenant, मतलब ये 30,000 तो actual rent मिला ही है, प्लस उसके अलावा 10,000 और मिला, किस चीज के लिए? चार्जेस टूवर्ड्स लिफ्ट, जनरेटर एंड सिक्योरिटी, मतलब सर्विसेज के लिए मिला है। तो ये जो है 10,000 वो हमारे एक्चुअल रेंट में नहीं आएगा, वो थियरी में कहाँ पर वो भी हम लोग देख लेंगे। He makes the following expenditure, ये मतलब मिस्टर मेहरा दैट इज ओनर, तो ओनर ने क्या क्या खर्चा किया है? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मेहरा, तो ये अलाउड है। रिपेयर्स का खर्चा किया, लैंड रेवेन्यू का खर्चा किया, ग्राउंड रेंट का खर्चा किया, फायर इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये किया था। ऐसा कोई भी खर्चा अगर ओनर करता है चाहे टेनेंट करता है तो भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सारे खर्चे की जगह पर सिर्फ एक ही डिडक्शन है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी कितना? 30% लमसम। देन इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इज 4,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 4,000। प्रीवियस ईयर 1920 का जो इंटरेस्ट है वो 4,000, ये तो हमको पूरा मिलेगा। फंड्स बोरोड ऑन 1 अप्रैल 2016, कर्जा लिया था हमने 1 अप्रैल 2016 में, कितने का कर्जा लिया था? 40,000 एट द रेट ऑफ 10%, मतलब हर साल का 4,000, इसलिए हर साल का 4,000 है। वेर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, कर्जा किस चीज के लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए। वैलिड, वेरी मच वैलिड रीजन, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल, तो कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लिया है, इट्स अ वैलिड रीजन। ऑफ द हाउस विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2020। कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, और वो फैक्ट्स ये हैं कि कर्जा लिया था 1 अप्रैल 2016 में, और कंप्लीशन हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2020 में, मतलब कर्जे का जो साल है वो 16-17 है। कर्जा जिस फाइनेंशियल ईयर में लिया है इज 15-16, और जिस साल में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है वो है 1920, 2019 एंड 2020, ये है। तो पहले एक एक करके कंसेप्ट देखते हैं। तो 3 कंसेप्ट यहाँ पर, ये दूसरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला कंसेप्ट है वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो तो एकदम बोरिंग हो गया, अभी ये दिस इज रूटीन हो गया। तो विल डिस्कस दिस 2 कंसेप्ट्स, ये 2 कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे।
एक्चुअल रेंट में क्या होता है? एक्चुअल रेंट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट। अगर हमने प्रॉपर्टी भाड़े से दी है तो ही एक्चुअल रेंट आएगा। अगर हम उसमें खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एक्चुअल रेंट नहीं होगा। Actual rent means the actual rent received or receivable in respect of the property let out for the period of letting. The amount of actual rent would not include the amount of rent which the owner cannot realize to the extent allowable under the income tax law. मतलब bad debts वगैरह जो है वो bad debts हम लोग बोलेंगे उतना अलाउड नहीं होगा, that will be allowed as per the act. जो इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ डिस्कशन होता है उसके बाद वो सेटलमेंट होता है कितना बैड डेट्स अलाउड होगा। Expenses such as water charges, lift maintenance, etc., incurred by the owner on providing the amenities, that is facilities, to the tenant are deducted from the actual rent received to arrive at actual rent. तो हमारे केस में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें 30,000 एक्चुअल रेंट का मिला और 10,000 सर्विसेज का मिला। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 40,000। टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 40,000, जिसमें से 10,000 जो है वो किसका है? एमेनिटीज का है। 10,000 किसका है? एमेनिटीज का है, जो उसको अलाउड नहीं होगा। मतलब 40,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो 30,000 ही लिखेंगे। इससे बेहतर है कि हमारा जो एक्चुअल रेंट 30,000 है वही लिखेंगे, तो कहानी वहां पर खत्म होगी। तो 10,000 जो एमेनिटीज फैसिलिटीज के लिए है वो हमारे एक्चुअल रेंट में नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर इंटरेस्ट कब वैलिड होता है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट्स बोरोड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स और रिकंस्ट्रक्शन। तो उसमें से हमने क्वेश्चन जो किया उसमें कौन सा वाला है? कंस्ट्रक्शन वाला है। कौन सा वाला है? कंस्ट्रक्शन वाला है। तो जिसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटरेस्ट पेएबल फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट पेएबल फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री मतलब पहले, कंस्ट्रक्शन होने से पहले वाले पीरियड का इंटरेस्ट, उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? कंस्ट्रक्शन होने से पहले वाले पीरियड का इंटरेस्ट, हाउ विल गेट द डिडक्शन फॉर दिस? वेयर द प्रॉपर्टी हैज कंस्ट्रक्टेड और परचेज with the borrowed funds, the interest payable for the period prior to acquisition or construction can be deducted in 5 equal installments. कितने इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। बिगिनिंग विद द ईयर, ये 5 साल शुरू कब होगा? बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। जिस साल में प्रॉपर्टी परचेज हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस साल से वो शुरू होगा और अगले 4 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट टू बी एग्रीगेटेड, कितना इंटरेस्ट का टोटल करना है? सो इंटरेस्ट टू बी एग्रीगेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, जिस साल हमने कर्जा लिया वहां से, टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड। जिस साल में हमने कर्जा लिया वहां से हम लोग इंटरेस्ट का टोटल करना शुरू करेंगे और वो कहां तक करेंगे? टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर इन विच हाउस इज कंप्लीटेड। जिस साल हाउस कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, उसके 1 साल पहले तक, क्योंकि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल से तो हमको मिलने वाला है ये डिडक्शन, उसके पहले साल तक नहीं मिलेगा। अब ये क्या है वो समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझो आज आप कहीं पर एक प्रॉपर्टी बुक करते हैं, आप देख रहे हो कुरान में कितना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। समझो आप उस अंडर कंस्ट्रक्शन में आज प्रॉपर्टी बुक करके आपने समझो कर्जा लिया है। समझो आपने 50 लाख का कर्जा लिया है और वो अमाउंट आपने बिल्डर को दिया है बैंक के साथ लोन लेकर। तो आपका इंटरेस्ट तो आज के दिन से चालू हो जाएगा। आपका ईएमआई इंटरेस्ट जो भी है वो आज के दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आज दिखा ही नहीं सकते हो। हमने देखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो अनलेस एंड अनटिल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड यू कैन नॉट शो एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप आज जो भरे, समझो आपने जो अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी बुक किया उसको समझो 5 साल लग गया, 3 साल लग गया, 2 साल लग गया बनने में। तो 2 साल में जो आपने इंटरेस्ट भरा है उसका डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं उस 2 साल में, क्योंकि उस 2 साल में कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं। और जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो आप ना तो उस घर में रहने जा सकते हो ना तो उस घर को भाड़े से दे सकते हो। मतलब 2 साल का इंटरेस्ट आपका नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने वो नुकसान बचाने के लिए एक प्रोविजन ऐड किया है एक्ट में। तो ये प्रोविजन उस चीज के लिए है, इंटरेस्ट पेएबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये क्या है इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। When the property has been constructed or purchased,
याद रखो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट सिर्फ किसके लिए मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेस के लिए, रिपर्स रिन्यूअल्स के लिए नहीं। विद बोरोड फंड्स हमने क्या लेकर किया है, कर्जा लेकर किया है, मतलब कर्जा लेना जरूरी है, खुद के पैसे से लेंगे तो इंटरेस्ट तो देना ही नहीं होगा। सो इंटरेस्ट पेएबल फॉर द पीरियड प्रायर टू एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले पीरियड का जो इंटरेस्ट है जिसका आपका नुकसान होने वाला है, जो आपका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, कैन बी डिडक्टेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसका आपको डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और ये 5 इंस्टॉलमेंट शुरू कब से होगा, बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, परचेस हुआ है, उस साल से शुरू होगा और अगले 4 साल तक मिलेगा। और जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट करोगे उसका जो टोटल है वो टोटल कहाँ से करोगे, इंटरेस्ट टू बी एग्रीगेटेड, इंटरेस्ट का टोटल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, जिस दिन आपने कर्जा लिया था वहां से, टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर इन व्हिच इज हाउस इज कंप्लीटेड। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट वाला ही पॉइंट है जो प्री कंस्ट्रक्शन है, बाकी बचा हुआ पूरा क्वेश्चन तो आपको सिंपल आ जाएगा। तो मेरा ओनर है, फेयर रेंट दिया हुआ, कितना फेयर रेंट है, 24,000। द नेम ऑफ द असेसी मिस्टर मेहरा, बाकी तीन चीजें कांस्टेंट। पहला फेयर रेंट, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 24,000। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज नॉट गिवन। सो फेयर रेंट दिया हुआ है 24,000, whereas the actual rent received is 30,000। ये 10,000 नहीं आएगा क्योंकि ये किसका है, फॉर एमिनिटीज फैसिलिटीज का, तो सिर्फ कितना आएगा 30,000। सो फेयर रेंट दिया 24,000, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है नहीं, ए और बी विच एवर इज हायर दैट इज 24,000। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल नहीं है, लिमिट नहीं है, सो यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट दैट इज 24,000। आपका पहला वाला पार्ट आ गया, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, एक्चुअल रेंट के साथ। तो एक्चुअल रेंट, सो फेयर रेंट इज गिवन 24,000, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है नहीं, सो ए और बी विच एवर इज हायर 24,000। स्टैंडर्ड रेंट लिमिट नहीं दिया है, दैट मींस यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू आ गया 24,000। एक्चुअल रेंट के लिए क्वेश्चन में लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 30,000, और 10,000 किस चीज का मिला है, फॉर द फैसिलिटीज, जो नहीं आएगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए। तो एक्चुअल रेंट आ गया 30,000। 1 और 2 विच एवर इज हायर, इधर वैकेंसी वगैरह कुछ है ही नहीं कंसेप्ट, और होता भी तो भी एक्चुअल रेंट तो ज़्यादा ही है। सो 1 और 2 विच एवर इज हायर दैट इज 30,000। हमारा आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर रेट नोट में लिखा है रेंट इंक्लूड्स ओनली चार्जेस फॉर हाउस प्रॉपर्टी, चार्जेस रिसीव्ड फॉर लिफ्ट एक्सेट्रा आर टैक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड नॉट एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सर्विसेज का मिला है एंड नॉट एज अ हाउस प्रॉपर्टी। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 30,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मेहरा इज अ ओनर 4,000। सो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 4,000, 30,000 minus 4,000 that becomes 26,000. Deduction under section 24, standard deduction at the rate of 30% of NAV. तो 26,000 का 30% that comes to 7,800, 26,000 का 30% that comes to 7,800। तो ये सारा जो खर्चा है, फायर इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस, रिपेयर्स, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट, ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, चाहे वो खर्चा ओनर करे, चाहे टेनेंट करे, कम करे, चाहे ज्यादा करे या नहीं करे, ऐसा कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। सो नो सेपरेट डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर फायर इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस, रिपेयर्स, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट, as all these are covered under standard deduction under section 24, standard deduction under section 24। फिर इसके अलावा जो डिडक्शन है दैट इज इंटरेस्ट करंट ईयर। तो क्वेश्चन में लिखा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। तो हमारा ये जो प्रीवियस ईयर है उसका पूरा का पूरा मिलेगा 4,000, उसका पूरा मिलेगा 4,000। एंड नाउ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट,
जिसका भी हमने थियरी पार्ट पढ़ा था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 2400, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फंड्स बोरोड, कब बोरो किया था? 1 अप्रैल 2016 में, मतलब साल कौन सा हुआ? 1670। साल कौन सा हुआ? 1670। 40,000 का 10%, मतलब हर साल 4,000 है। और कंस्ट्रक्शन पूरा कब हुआ? 31 मार्च 2020, मतलब 1920 में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1920 में। सो कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, इतना सब कुछ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिखा है यहाँ पर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 1920, कैसे पता चला 1920 में कंप्लीट हुआ है? तो डेट ऑफ कंप्लीशन लिखा था वहां पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2020, मतलब इन द ईयर 1920। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से लेके कहां तक होता है? पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग। कर्जा कब लिया था? तो कर्जा लिया था 1 अप्रैल 2016, मतलब 1617 हो गया। तो 1 अप्रैल 2016, इस दिन में कर्जा लिया था। टू द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रायर टू द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन से साल में हुआ है? 1920। तो उससे पहला वाला साल कौन सा होगा? 1890। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 1920। तो उसका पहला वाला साल कब होगा? 1819। 1819 मतलब 31 मार्च 19 में खत्म हो जाएगा। तो इतने साल का इंटरेस्ट हमको टोटल करना है। तो अगर काउंट करोगे तो पहला 1617 आ जाएगा, दूसरा 1718 आ जाएगा, और तीसरा 1819 आ जाएगा। 1 अप्रैल 2016 में कहां से लेके कहां तक? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से लेके कहां तक होगा? पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, 1 अप्रैल 2016 में कर्जा लिया था, टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रायर टू, प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1920 में, तो उसका पहला साल कौन सा होगा? 1819। 1819 जब बोलते हैं तो खत्म कब होता है? 31 मार्च 19 में। तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2019। अभी ये 1920 क्यों नहीं आएगा? तो सिंपल है, हमने आंसर में भी देखा 1920 का जो है 4000 तो पूरा लिया है ना। प्रीवियस ईयर 1920 का 4000, इसका तो पूरा डिडक्शन मिला है, तो उसका 5 टुकड़ा करने की जरूरत ही नहीं, वो तो पूरा मिला इस साल। तो जो नहीं मिल रहा है उसको टोटल करना है। तो 1920 का तो मिला ही है पूरा 4000 का डिडक्शन, उससे एक साल पहले तक नहीं मिला है, मतलब 31 मार्च 2019 तक। 1819 खत्म कब होता है? 31 मार्च 2019। तो 16 जब बोलते हैं तो 1617 हो गया, फिर 1718 हो गया, और फिर 1819 हो गया, मतलब 3 साल हो गया। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 40,000 पर 10%। क्यों 40,000 पर 10%? 40,000 हमारा लकी नंबर है क्या? नहीं, हमने कर्जा लिया था 40,000 का, कौन से रेट वाला? 10%। तो 4,000 साल का हो गया। तो 40,000 पर 10% मतलब 4,000 साल का, ऐसे 3 साल का टोटल, मतलब टोटल 12,000 का हमारा नुकसान हुआ है। और ये 12,000 का नुकसान हमको अगले 5 साल के तक डिडक्शन मिलेगा। सो 12,000 डिवाइड बाय 5, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, दैट इज डिवाइड बाय 5। तो हर साल हमको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 2,400 का मिलेगा, 2,400। और ये डिडक्शन किस दिन से स्टार्ट होगा? तो जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। कब कंप्लीट हुआ है? 1920 में। तो जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल से लेके अगले 4 साल तक मिलेगा। तो 2,400 दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 2,400। सो 4,000 करंट ईयर का पूरा, 2,400 प्री कंस्ट्रक्शन का, टोटल मिलाकर 6,400। तो 7,800 प्लस 6,400 टोटल डिडक्शन 14,200। तो 26,000 में से ये माइनस करेंगे 14,200। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 11,800, 11,000। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।